दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र प्रताप एग्जाम जी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन की टेस्ट से स्टार्ट किया, चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान को प्रायः जीवन दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। क्या परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है? तो अगर हम इसके संविधान की बात करते हैं तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो इसका वर्णन आपको मिलता है आर्टिकल 368 संविधान संशोधन अधिनियम में। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के द्वारा व्याख्या के लिए पर्याप्त नम्यता प्रदान करता है। क्या न्यायपालिका और राजनीतिक वर्ग संविधान की व्याख्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट भी राइट है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर क्या बना है इसका? सी बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रीड करिए और इसका आंसर करिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्यों का निष्पादन किया जा सकता है? पहला स्टेटमेंट है, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच कर सकता है। क्या अनुसूचित जातियों के उनके अगर अधिकारों का हनन होता है तो क्या उसके लिए जांच कर सकती है अनुसूचित जाति आयोग? बिल्कुल कर सकती है। यह अनुसूचित जातियों के अधिकारों और उनके विकास कार्यों तथा उनको रक्षा उपायों के लिए उचित प्रावधान करती है। इस हिसाब से स्टेटमेंट पहला राइट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है दोस्तों, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मात्रा में वृद्धि और कमी का निर्धारण करना, ये इसका निर्धारण कौन करता है? गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। इस हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला, अनुसूचित जातियों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार एवं अद्यतित करना तथा आरक्षित कोटे के माध्यम से प्रोन्नति हेतु उनके नामों की अनुशंसा करना, मतलब कि प्रोन्नति का कार्य कौन करता है? ये कार्मिक मंत्रालय करता है। ठीक, इसी तीसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? ये भी रॉन्ग हुआ। चलिए इसका आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, तो इसका स्टेटमेंट मतलब पहला सही है, तो इसका आंसर ये बन रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है। मतलब राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या निर्धारित करता है? पहला स्टेटमेंट क्या है, कुछ नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व पे नीतियों का फॉर्मुलेट कौन करता है? स्टेट करता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है लक्ष्य व उद्देश्य जिन्हें हमें एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए। क्या लक्ष्य उद्देश्य जिन्हें हमें एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए? जी, हमको भी अपनाना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है, मूल अधिकारों के इतर लोगों को कुछ प्रदत्त अधिकार हैं। क्या मतलब मूल अधिकारों के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं पब्लिक को? तो हाँ, दिए गए हैं। वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं अगर आप देखते हैं तो आर्टिकल हम बात कर लेते हैं 39 के, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये किसके अंतर है? 39 के एक अंतर। और आर्टिकल 44 के, आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किसका है? आर्टिकल 44 बोलता है, मतलब समान नागरिक संहिता। ये अधिकार किसको दिया गया है? नागरिकों को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में फेडरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि आपको फेडरेशन के बारे में बोल रहा है। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संबंधित विशेषताएं निहित है। क्या ये फेडरेशन सिस्टम में देखा गया? क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है? जी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्या द्विसदनीय व्यवस्था से संबंधित विशेषताएं निहित है? द्विसदनीय मतलब बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल में क्या होता है दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो एक लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, ये बाई कैमरल सिस्टम का प्रोविज़न होता है। जी, ये फेडरेशन सिस्टम में निहित होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। क्या कहीं नहीं प्रयोग किया गया है? जी, कहीं नहीं प्रयोग किया गया। तब क्या किया गया आपसे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। आर्टिकल 1 की बात कर लेते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यूनियन शब्द की प्रयोग किया गया है। इस हिसाब से स्टेटमेंट दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा देखते हैं, इसे प्रकृति में अर्धसंघी के रूप में वर्णित किया गया। क्या इसे अर्धसंघी के रूप में वर्णित किया गया? जी, बिल्कुल अर्धसंघी रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे नॉर्मली तो संघी रूप में काम करता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में ये यूनियन का काम करता है, मतलब यूनाइट हो जाता है।
मतलब कि राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त हो जाता है? सेंट्रल को प्राप्त हो जाता है। इस हिसाब से तीसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर कौन सा बन रहा है? आंसर ए बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह किसी अधीनस्थ न्यायालय से लंबित वादों को अपने पास वापस मंगवा सकता है यदि उसमें विधि का कोई सारभूत प्रश्न, मतलब विधि का कोई सारभूत प्रश्न निहित है जिसकी संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है। जी, संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है तो अधीनस्थ न्यायालयों से हाई कोर्ट अपने पास उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मंगा सकता है। चलिए स्टेटमेंट ये सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? इसे स्वयं के निर्णयों या आदेश अथवा विनिश्चय को पुनर्विलोकन करने तथा उन्हें संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। अपने निर्णयों को क्या मतलब कि उसको जुडिशियल रिव्यू का पावर प्राप्त है हाई कोर्ट को? बिल्कुल प्राप्त है जुडिशियल रिव्यू का पावर। अब जुडिशियल रिव्यू कैसे? जैसे कोई अगर एक बेंच डिसीजन देती है, इसको दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक, इस हिसाब से स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें अंतर्राज्यीय विवादों के मामले में अधिनिर्णय की शक्ति प्राप्त है। अब इसमें क्या बोल रहा है? अंतर्राज्यीय विवादों के मामले में अधिनिर्णय की शक्ति किसे प्राप्त है? ये सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट को किसमें? आर्टिकल 131 के अंतर्गत प्राप्त है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत रखा गया है ये राइट को सुप्रीम कोर्ट के। चलिए इस हिसाब से स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला और दूसरा। कौन सा आंसर बन रहा है? ए आंसर बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सूचीबद्ध अधिकारों को युक्त निर्बंध आरोपित किया जा सकता है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किन आधारों पर, मतलब किन ग्राउंड पे? पहला स्टेटमेंट है लोक व्यवस्था के आधार पर। क्या लोक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर मतलब कि निर्बंध लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है स्वास्थ्य के आधार पे। स्वास्थ्य के आधार पे भी लगाया जा सकता है। क्या सदाचार के आधार पे? सदाचार के आधार पे भी लगाया जा सकता है। इस हिसाब से इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर कौन बन रहा है? डी बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन्हें हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल कहा जाता है? तो हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल उद्देश्य का कहा जाता है। केसी हुइयर का स्टेटमेंट ही है, यहाँ पे ला के रख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 स्व अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। मतलब खुद साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होने के लिए उसे संरक्षण प्राप्त करता है। यह संरक्षण निम्नलिखित में से किन पर विस्तारित नहीं किया गया है? मौखिक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य के रूप में मतलब कि प्रस्तुत करने के लिए आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक, आइए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। भौतिक वस्तुओं की प्रस्तुतिकरण को विस्तारित नहीं किया गया है। ये स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा क्या रक्त के नमूने के लिए विस्तारित किया गया है? ये भी नहीं किया गया है। इस हिसाब से स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा सही है। आंसर क्या बना? सी बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के अधीन सेवाओं में नागरिकों को किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों पर आरक्षण के प्रावधान हेतु राज्य की शक्ति संवैधानिक रूप से निम्नलिखित में से किसके अधीन संरक्षित है? अब देखिए ये आरक्षण की हम बात करते हैं। आरक्षण का जो प्रावधान है संविधान में आर्टिकल 16 के 4th में है। ठीक, 16 के 4th में। और आर्टिकल 16 किस में रखा गया है? समानता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इस हिसाब से आंसर इसका क्या बना? डी बना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 33 के अधीन विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, न कि राज्य विधानमंडल को। क्या अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल सेंट्रल कानून बना सकता है, मतलब संसद कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता? जी बिल्कुल नहीं बना सकता है। स्टेटमेंट 1 राइट है। दूसरा स्टेटमेंट बात करते हैं। अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधि को किसी भी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंधी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधि को किसी भी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन से संबंधित चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा मेंशन आर्टिकल 33 में किया गया है। ये भी स्टेटमेंट सही होता है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधि में केवल सशस्त्र बलों को, युद्धक कर्मचारियों और अधिकारियों को शामिल किया गया है। मतलब जहाँ केवल है वहाँ तुरंत अलर्ट हो जाइए।
केवल सशस्त्र बलों और युद्धक कर्मचारियों को अधिकारों को शामिल किया गया नहीं, इसमें पैरामिलिट्री फोर्स को शामिल किया गया है, पुलिस बल को भी शामिल किया गया है। इस हिसाब से स्टेटमेंट थर्ड क्या रहा है, गलत रहा है। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, वो ए बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन से कर्मचारी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। क्या उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों को और कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जी नहीं, इसको नहीं शामिल किया गया है। दूसरा है संसदीय सचिवालय के कर्मचारियों को शामिल किया गया है, इसको भी नहीं शामिल किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को शामिल किया गया, जी इसको शामिल किया गया है। रक्षा सेवाओं के सिविलियन कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जी। इसका इस वजह से आंसर क्या बन रहा है आपका, दूसरा तीसरा सही, तीसरा चौथा सही है, आंसर बन गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में, अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इसका प्रोविज़न किस आर्टिकल में है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब इसका पहला स्टेटमेंट देते हैं, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। हम पहले राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते हैं। इस किस ग्राउंड पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है आपका, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 3 ग्राउंड पे लगाया जाता है। युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। ठीक, अगर मतलब कि युद्ध और वायु आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 मतलब 358 आर्टिकल 358 में बताया गया है अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः मतलब निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है इमरजेंसी, तो अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या रहा, रॉन्ग रहा। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। क्या राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकता है, हाँ जी निलंबित कर सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये अगर दोस्तों इसकी हम बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 359 में ये प्रोविज़न किया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के, ठीक, शेष अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अब इसमें क्या स्टेटमेंट बोला है, 21 और 22, ठीक, 21-22 का प्रोविज़न तो नहीं किया गया है। ठीक, 20-21 के पद मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि केवल 21 को निलंबित, मतलब 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन 22 को किया जा सकता है। इस हिसाब से स्टेटमेंट एक रॉन्ग रहा है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, दूसरा। आंसर क्या बना, बी बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने का अधिकार, पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लेते हैं। इसको कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस भाग में जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत इसे रखा गया है, इसके प्रोविज़न को 243 के अंतर्गत रखा गया है। अब किस अनुसूची में रखा गया है आपका, किस अनुसूची में रखा गया है, चलिए बताइए। ये अनुसूची 11 में रखा गया है। इसमें कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो भारत में पंचायती चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब संसदीय स्वरूप की विशेषताओं में क्या कौन सा स्वरूप है। भारत की संसद की संप्रभुता, क्या भारत की संसद संप्रभु है, क्या उस पर मतलब उस पर कोई जाँच नहीं कर सकता है उसके बनाए गए कानूनों पर, जी बिल्कुल जांच किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक, इस हिसाब से स्टेटमेंट पहला क्या रहा है, ये रॉन्ग है। ठीक, संप्रभु नहीं है। नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका, क्या भारत की संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की जो कार्यपालिका वो किसके अंतर्गत होती है, राष्ट्रपति के अंदर। वास्तविक कार्यपालिका किसके अंदर होती है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होती है। इस हिसाब से तीसरा स्टेटमेंट क्या रहा है, सही रहा, करेक्ट रहा है।
और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बात करते हैं, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? जी उत्तरदायी होता है। इस हिसाब से दूसरा एंड तीसरा स्टेटमेंट सही रहा। आंसर क्या बना? सी बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों हेतु अर्हता एवं शर्तें निर्धारित की। निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए अर्हताएं एवं शर्तें निर्धारित की गई। क्या निर्धारित की गई हैं दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मतलब कहाँ पे निर्धारित किया गया है इसको, मतलब कि संविधान में, मतलब इनके अर्हता इनके आयोग के सदस्यों की अर्हताएं एवं शर्तें संविधान में कहीं भी निर्धारित नहीं की गई हैं। दूसरा क्या स्टेटमेंट है, निर्वाचन आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार द्वारा किसी अन्य पद पर उनकी नियुक्ति प्रतिबंधित है। क्या उनकी नियुक्ति को प्रतिबंधित किया गया? इसको भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है, इसका कहीं नहीं मेंशन है। ठीक, इस हिसाब से स्टेटमेंट पहला भी रॉन्ग रहा, दूसरा भी रॉन्ग रहा। इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित परिच्छेद पे विचार कीजिए। इसे भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। बस ये ध्यान रखिए, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सरकार क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। क्या ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कब किया गया? देखिए दोस्तों, अगर हम बात इसकी मतलब इस परिच्छेद की बात करते हैं, 1857 में क्या होता है, सिपोया म्यूटिनी होता है, मतलब कि सैनिक विद्रोह हुआ था। उसके बाद इसी विद्रोह के बाद 1858 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया। भारत के शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया है। ठीक, एक किस अधिनियम में है? भारत सरकार अधिनियम 1858 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उल्लिखित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह उपबंधित किया गया है। क्या उपबंधित किया गया? पहला स्टेटमेंट, किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या मतलब अगर राज्य, देखिए अगर कोई सरकारी मतलब सरकारी इंस्टीट्यूशन है या राज्य उसमें फाइनेंस करती है, राज्य उसमें फाइनेंस करती है, तो ऐसी संस्थाओं में किसी को मतलब धार्मिक शिक्षा के लिए जबरदस्ती या बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। सरकार द्वारा धार्मिक विन्यासों और तीर्थयात्रियों पर कोई शुल्क या कर आरोपित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है कोई कर या शुल्क? जी, मतलब कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनके फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट कोई न कोई शुल्क को लगा सकती है। ठीक, मतलब आरोपित नहीं, आरोपित किया जा सकता है। स्टेटमेंट रॉन्ग रहा है। इसका आंसर क्या बना? ए बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? एनआरआई और विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों को किसी भी उद्देश्य से भारत में आने के लिए प्रवेश वीजा की आवश्यकता नहीं थी। जो एनआरआई की बात करते हैं, केवल इसके लिए प्रवेश वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ओसीआई जो होते हैं इनके लिए मल्टीपल वीज़ा एंट्री सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इस हिसाब से स्टेटमेंट क्या रहा? रॉन्ग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बात कर लेते हैं, कृषि या विज्ञान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामले के संदर्भ में दोनों की स्थिति समान है। क्या दोनों की स्थिति समान है कृषि और विज्ञान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में? नहीं, कृषि और विज्ञान परिसंपत्तियों को छोड़कर वित्तीय, शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों में दोनों की स्थिति मतलब इन तीनों विषयों में दोनों की स्थितियां समान है। मतलब इसको छोड़ के, इस हिसाब से स्टेटमेंट रॉन्ग रहा। इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया। मतलब प्रत्येक राज्य में नहीं, जहाँ पे ऐसी आवश्यकता होती है वहाँ पे ऐसा प्रोविज़न किया गया है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। दूसरा स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं, केवल अल्पसंख्यक के कल्याण से संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो इनके नियुक्ति, इनकी योग्यताएँ, इनकी अर्हता और इनके वेतन संबंधी मतलब वेतन इत्यादि का प्रोविज़न संविधान में नहीं किया गया। इस हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग रहा।
इसका आंसर क्या बन गया, डी बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ के अभिव्यक्ति के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। मतलब भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में क्या शामिल है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, ठीक, राज्यों के राज्य क्षेत्र पहला स्टेटमेंट है। दूसरा इसमें संघ राज्य क्षेत्रों को भी राज्यों के राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाला क्षेत्र, किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र को भी राज्यों के राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। इस हिसाब से स्टेटमेंट कौन वन सही है, वन सही है। इसका आंसर क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ये दोस्तों रहा आपका 20 क्वेश्चन का सीरीज। आपको कैसा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।